हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कैटरेक्ट यानी कि सफ़ेद मोतियाबिंद के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैं चाहती हूँ आप लोग को मैं एक कैटरेक्ट स्पेशलिस्ट बना दूँ, उसके बारे में पूरी जानकारी देके। तो कैटरेक्ट है क्या? कैटरेक्ट मीन्स सफ़ेद मोतियाबिंद, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, हमें कम दिखाई देना शुरू हो जाता है। और इसका ट्रीटमेंट एंड में तो सर्जरी है, पर मैं आपको बताऊंगी कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे इसकी सर्जरी को भी डिले कर सकते हैं। तो उसके पहले हमें समझना होगा हमारे आँख के स्ट्रक्चर के बारे में। आँख क्या है? एक कैमरे के समान है। कैसे? जैसे हम ये मॉडल देखिए, हमारे आँख में दो लेंस होते हैं। एक तो कॉर्निया है जो काली पुतली के ऊपर होता है, एक ये लेंस है। ठीक है, ये तो हमारे दो लेंस हो गए, और एक ये हमारा पर्दा हो गया, और ये नस हो गई जिससे कि दिमाग में मैसेज जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, रोशनी हमारी आँख में घुसती है, जो कॉर्निया है इसके द्वारा रोशनी आँख के अंदर गई। ये जो हमारा लेंस है ये रोशनी को कन्वर्ज करता है, और ये रेटिना है जिसके ऊपर एक बिंदु इमेज बन जाती है। चाहे वो कितनी बड़ी चीज़ हो, उसकी बिंदु इमेज बनना ज़रूरी है, उसी से हमको साफ दिखती है चीज़ें। पिन पॉइंट इमेज बनना ज़रूरी है। तो ये हो गया कॉर्निया, ये लेंस, ये रेटिना। यहाँ से रोशनी घुसी, लेंस ने कन्वर्ज किया, रेटिना पे हमारा नेगेटिव बना। ये नेगेटिव को ऑप्टिक नर्व ले जाएगी ब्रेन में, ऑक्सीपिटल सेंटर में, जहाँ पे कि इस नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा। फिर वो आ जाएगा कि हम उसको देख पाएंगे। तो मोतिया में क्या होता है, ये जो लेंस होता है ये धुंधला हो जाता है, ये अपनी ट्रांसपेरेंसी खो देता है। ये क्रिस्टलाइन लेंस होता है नॉर्मली। जब क्रिस्टलाइन लेंस अपनी ट्रांसपेरेंसी खो देता है तो वो सफ़ेद मोतियाबिंद कहलाता है। तो उससे क्या होता है, ये जो रोशनी है ये कन्वर्ज नहीं हो पाती, बिखर जाती है, रेटिना पे क्लियर इमेज नहीं बनती मोतिया के मरीज वाले जिनको मोतिया हो जाता है। तो इसलिए इस लेंस को बदल के हमको एक नया लेंस बदलना पड़ता है जब मोतिया ज़्यादा हो जाता है तब। तो अब हम जो लेंस है इसके बारे में एक आइडिया देती हूँ आपको। लेंस के क्या क्या पार्ट होते हैं? लेंस के दो पार्ट, एक पार्ट ये हो गया एपिथेलियम जो उसका कवरिंग है, और बीच में हो गया न्यूक्लियस, और उसके आसपास एक मैटर होता है फ्लूइड जो कि कॉर्टेक्स कहलाता है। तो तीन पार्ट हुए एपिथेलियम, इंटीरियर एपिथेलियम, पोस्टीरियर एपिथेलियम, एक न्यूक्लियस और कॉर्टेक्स बीच का पार्ट। इसके अकॉर्डिंग ही जहाँ जहाँ मोतिया डेवलप होता है उसके अकॉर्डिंग ही पेशेंट को कब सर्जरी करानी चाहिए उस पर भी डिपेंडेंट होता है। अब हम आते हैं कॉजेज़ पे। कॉजेज़ में क्या क्या कॉजेज़ है? कंजेनाइटल, एजिंग एंड सेकेंडरी, तीन कॉजेज़ होते हैं। कंजेनाइटल मीन्स पैदाइशी, बच्चा मोतिया लेके ही पैदा होता है। उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, मदर ने अच्छी न्यूट्रिशन हेल्दी डाइट नहीं लेगी तो बच्चे को मोतियाबिंद हो सकता है। और दूसरा होता है इन्फेक्शस, जैसे मदर को कभी कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए, मोस्ट कॉमनली रूबेला, तो बच्चे को कैटरेक्ट हो जाता है। और बीमारियों के साथ में बाकी कैटरेक्ट, पैदाइशी कैटरेक्ट का ये कारण हुआ। एजिंग हुआ, जैसे जैसे उम्र बढ़ी तो बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ते गए, और उसमें एजिंग में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैटरेक्ट न्यूक्लियर होता है, जो उसके न्यूक्लियस में स्टार्ट होता है। क्योंकि क्या होता है उस कैटरेक्ट में, एजिंग वाले में, जैसे जैसे हमारी आंख एक ऐसा पार्ट है उसके अंदर नई नई परतें जुड़ती रहती हैं उम्र के साथ। तो जो ये कॉर्टेक्स होता है उसमें गोलाई से और लेयर्स आती रहती हैं। इससे क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस जो है वो दब जाता है, उसके फाइबर्स आपस में जुड़ जाते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंसी खो देते हैं, तो वो न्यूक्लियर टाइप ऑफ कैटरेक्ट हो जाता है, जो कि एजिंग में मोस्ट कॉमन है। अब सेकेंडरी मीन्स कि किसी और वजह से कैटरेक्ट हो जाना, जैसे कि चोट लगने से, ट्रॉमा, ड्रग इंड्यूस जैसे स्टेरॉइड्स लेते हैं, या किसी बीमारियों में, जैसे कि मोस्ट कॉमन है डायबिटीज़, और सेकंड है एटोपिक डर्मेटाइटिस, और है कि जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये तो हो गए हमारे कॉजेस। अब मैं आपको बताना चाहूँगी टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट। टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट को हम क्लासीफाई करेंगे, एक तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन, कि उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग कितना है, और एक है अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी। अकॉर्डिंग टू लोकेशन हुआ, वही मैंने बताया, न्यूक्लियर, कॉर्टिकल एंड सब कैप्सुलर। न्यूक्लियर वाला हुआ वही उसके सेंटर में न्यूक्लियस में कैटरेक्ट हो गया, क्योंकि उसके फाइबर्स जो है और जुड़ते गए कॉर्टेक्स में, तो वो दब जाता है न्यूक्लियस, तो इसलिए हो गया न्यूक्लियर कैटरेक्ट। न्यूक्लियर कैटरेक्ट वालों को एक एडवांटेज है, ज़्यादातर गांव में न्यूक्लियर कैटरेक्ट होता है, क्योंकि आपने सुना होगा, लोग कहते हैं गांव में तो लोग सुई में धागा भी पिरो लेते हैं, क्योंकि उन सब के मोस्टली न्यूक्लियर कैटरेक्ट जो कि एक एजिंग प्रोसेस है
उससे उनकी न्यूक्लियर कैटरेक्ट हो जाता है। उससे पास की रोशनी बहुत अच्छी हो जाती है और दूर की खराब। कई पेशेंट्स तो हमारे पास ऐसे आते हैं, वो कहते हैं 2 साल पहले तो हमें पास का चश्मा लग रहा था, अब हमने खूब दही खाया, हमारा तो चश्मा ही हट गया। पर हम कहते हैं ये गॉड हैज गिवन यू सेकंड साइट, मतलब ये दूसरी नज़र मिली है। पर उससे क्या होता है, दूर की खराब हो जाती है, दूर का कम दिखने लगता है, पास की अच्छी हो जाती है। इसलिए तो न्यूक्लियर कैटरेक्ट वालों के लिए ये फ़ायदा, इसलिए वो थोड़ा लेट सर्जरी कराते हैं। पर हम उनको मना करते हैं बहुत लेट नहीं करनी सर्जरी, क्योंकि न्यूक्लियस जैसे और दबता जाएगा और हार्ड होता जाता है। ज़्यादा हार्ड होने से हमें सर्जरी में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, क्योंकि हमें ये न्यूक्लियस को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करके ही बाहर निकालना होता है, फिर उसके अंदर लेंस लगाते हैं। तो अगर वो हार्ड होगा, ज़्यादा प्रेशर लगेगा, तो बाकी आँख के हिस्सों को भी डैमेज पहुँचा सकता है। इसलिए न्यूक्लियर कैटरेक्ट वाले बहुत ज़्यादा हार्ड ना होने दे, ब्राउन कैटरेक्ट या ब्लैक कैटरेक्ट ना होने दे, टाइमली सर्जरी कराएं। और दूसरा हो गया कॉर्टिकल कैटरेक्ट, जो कि यहाँ पे न्यूक्लियस में ना होगी, ये जो कॉर्टेक्स है इसका, इसमें हो जाता है जगह जगह पे। ज़्यादातर जो कॉर्टिकल कैटरेक्ट, अगर उनको लेंस के जैसे ये लेंस है उसके भारी हिस्से में कैटरेक्ट होता है, जो कि पुतली तो इतनी होती है, इतनी देखने के काम आती है, लेंस पूरा देखने के काम नहीं आता, इतना सेंटर का ही काम आता है। तो न्यूक्लियर कैटरेक्ट में तो सेंटर में न्यूक्लियस है, इसलिए उनको सर्जरी भी जल्दी करानी पड़ती है। कॉर्टिकल वालों को यहाँ होता है, तो वो काफ़ी साल तक उनका चल पाता है सर्जरी ना कराए हुए भी, क्योंकि उनके नंबर चेंज करने से उनकी विजन इंप्रूव हो जाती है। थर्ड है पोस्टीरियर सब कैप्सुलर। ये जो पोस्टीरियर इसका जो यहाँ पे एपिथेलियम है, इसके जस्ट ऊपर कैप्सूल में यहाँ पे कैटरेक्ट हो जाता है, इसके आई के नोडल पॉइंट पे। तो ऐसे लोगों को भी, जैसे ड्राइविंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, सनलाइट में प्रॉब्लम, ग्लेयर पड़ना हेडलाइट का, तो इन्हें भी थोड़ा जल्दी सर्जरी करानी पड़ती है बिकॉज of such a position of the cataract. Next type of cataract जो है according to maturity, ये कौन कौन से टाइप हुए? immature cataract, mature cataract, hypermature cataract and Morganian cataract. immature cataract मतलब वो partially opaque होता है, पूरा opaque नहीं हुआ, partially opaque हुआ। मेच्योर तब वो थोड़ा रुक सकता है सर्जरी के लिए, अगर उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ड्राइविंग में उसको ग्लेयर की प्रॉब्लम नहीं हो रही, वो रुक सकता है। एक हुआ मेच्योर जिसमें वो टोटली ओपेक हो गया, तब तो ज़रूरी करानी है सर्जरी, डिले नहीं करना। अब मेच्योर के बाद कई लोग होते हैं उसको सर्जरी नहीं करा पाते किसी कारणवश, या वैसे डर की वजह से, या एक आई की सर्जरी करा ली, दूसरी आँख के बारे में तो भूल ही जाते हैं, हमें इसकी भी सर्जरी करानी चाहिए। तो वो होता है हाइपर मेच्योर, मतलब ज़्यादा पक जाना। उसमें क्या होता है, जो इसका ये कॉर्टेक्स होता है अंदर, वो उसके अंदर वाटर रिटेंशन हो जाता है, जो पूरा लेंस मोतिया पक गया, उसके अंदर अब पानी घुसना शुरू हो गया, तो लेंस बड़े साइज का हो जाता है। इसमें एक खतरा रहता है, जब ज़्यादा पानी भर जाता है लेंस में, तो उसका जो ये इंटीरियर कैप्सूल है ये फट सकता है और उसको एक ग्लूकोमा का अटैक हो जाता है। इसको कहते हैं लेंस इंड्यूस्ड ग्लूकोमा। फिर उसको इमरजेंसी में सर्जरी करानी पड़ती है। इसलिए कहते हैं कभी भी इस नौबत तक मत लेके आओ कैटरेक्ट को, मेच्योर और इमेच्योर के बीच की स्टेज में सर्जरी करानी चाहिए। अब हाइपर मेच्योर के बाद भी अगर कई पेशेंट सर्जरी नहीं कराते तो वो हो जाता है मॉर्गेनियन कैटरेक्ट। इसमें क्या होता है, जो उसका कॉर्टेक्स होता है वो लिक्विड बन जाता है, कॉर्टेक्स थोड़ा डेंस होता है, पर ज़्यादा मेच्योरिटी की वजह से वो लिक्विफाई हो जाता है, तो और बीच का जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो नीचे सेटल डाउन कर जाता है। तो ऐसी पिक्चर मॉर्गेनियन। तो अकॉर्डिंग टू मेच्योरिटी कैसा हुआ, इमेच्योर कैटरेक्ट, मेच्योर, हाइपर मेच्योर, मॉर्गेनियन। कभी भी हाइपर मेच्योर और मॉर्गेनियन की नौबत नहीं आने दें, हमेशा इमेच्योर और मेच्योर के बीच की स्टेज में सर्जरी रिकमेंडेड है। अब ये तो हो गया कैटरेक्ट के टाइप्स हो गए, कॉजेज हो गए। अब सबसे ज़रूरी है कि भाई हम प्रिवेंट कैसे करें, हम होने ही ना दें कैटरेक्ट, तो कितनी अच्छी बात हो, हम बच पाएँ। तो प्रिवेंशन के लिए क्या ज़रूरी है, सबसे पहले डाइट ज़रूरी है, क्योंकि डाइट से हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स नहीं बनते हैं। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो हमारे आँख में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से मोतिया बहुत जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको कि वो कॉजेज़ क्या क्या होते हैं और क्यों हो जाता है कैटरेक्ट हमको। तो डाइट में हमें क्या लेना चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना चाहिए, एग लें जो नॉन वेजिटेरियन है, फिश लें, टोफू लें, और हमको डाइट रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना है। उसमें क्या लेना है, अखरोट लेना है और फिश लेना है
और फ्लैक्स सीड आजकल बहुत कॉमन है, तो फ्लैक्स सीड, इसके लिए आप सारे ड्राई फ्रूट्स का एक पाउडर बना के भी रख सकते हैं। जैसे उसमें पिस्ता डालने, फ्लैक्स सीड डालने, थोड़े चिया सीड्स डालने, उसमें वॉलनट डालने, आलमंड डालने, बादाम, इन सब का मिक्सचर बना के 1 चम्मच रोज खा लें तो सारे ड्राई फ्रूट्स की फुलफिलमेंट हो जाती है बॉडी में। तो प्रिवेंशन के लिए क्या हुआ, हेल्दी डाइट लेना। और एक डाइट में रिसेंट स्टडी आई है, जो लोग बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट स्टार्ची फूड खाते हैं उनमें कैटरेक्ट की चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये रिकमेंडेड है स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट फूड थोड़ा कम लें, सबको ही कम लेना चाहिए। एक तो इससे फैट भी नहीं बढ़ता है, हेल्दी बॉडी रहेगी तो डिजीज़ फ्री बॉडी रहेगी। तो प्रोटीन रिच डाइट लें, एग लें, अगर एग नहीं लेते सोयाबीन लें। और रात को एक रिकमेंडेशन मैं देती हूँ सबको कि आप कभी भी गेहूं के आटे की चपाती ना खाएं, ज्वार खाएं, जौ खाएं, बाजरा खाएं, ओट्स खाएं और किनोआ की खिचड़ी बना के खाएं। तो ये हेल्दी ऑप्शंस आपको हमेशा रखने हैं जिससे कि आप डिजीज़ से बच पाएंगे। सेकंड है डिजीज़ कंट्रोल। अगर जो डिजीजेस कैटरेक्ट को करती हैं उनको हम अंडर कंट्रोल रखें। मोस्ट कॉमन है हमारी डायबिटीज़, तो उसको अगर हम कंट्रोल में रखेंगे तो हमारे को कैटरेक्ट के चांसेस कम हो जाएंगे। और थर्ड है यूवी प्रोटेक्शन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी ग्लेयर यूवी प्रोटेक्शन ग्लासेस पहने जब भी बाहर जाएं। तो 3 चीज़ें क्या हुई प्रिवेंशन में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइट, देन डिजीज़ कंट्रोल जो कि डिजीज़ कॉज कर सकता है कैटरेक्ट को, और यूवी अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करें अपनी आइज़ को। अल्ट्रावायलेट रेज प्रोटेक्टिंग ग्लासेस पहने कंप्यूटर वर्क पे या फ़ोन के वर्क, अगर चश्मे का नंबर नहीं है तब भी। चलिए अब सिम्टम्स, जो कि कैटरेक्ट पेशेंट क्या क्या उसको महसूस होता है जिसकी वजह से वो डॉक्टर को विजिट करता है। तो 7 मेन सिम्टम्स होते हैं। क्या क्या है वो, ब्लरी विजन, उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो एक क्लाउडी बादल वाली खिड़की से देख रहा है बाहर, क्लाउडी विजन हो जाता है मध्यम सी, जैसे कि एक बटर पेपर के थ्रू देख रहा है, ये मोस्ट कॉमन होता है। फिर होता है इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट, कम रोशनी में वो अच्छे से देख नहीं पाता, पहचान नहीं पाता लोगों को। और फिर है सेंसिटिविटी टू लाइट एंड ग्लेयर, मतलब ड्राइविंग के वक्त या धूप में जब वो बाहर जाता है तो उसको बहुत रोशनी की चमक आंखों में लगती है जिससे उसको ड्राइविंग डिफिकल्ट हो जाती है, या धूप में जाता है तो उसको आंखें नहीं खोल पाता वो। फोर्थ है मल्टीपल इमेजेस इन वन आई, एक ही आंख से उसको कई कई चांद नज़र आते हैं, कई कई लोग नज़र आते हैं, दोनों आंख से नहीं, एक एक आंख जब वो बंद करके देखता है, ये एक इसका सिम्टम है। और दूसरी बात है, फिफ्थ सिम्टम है फ्रीक्वेंट चेंजेस इन पावर, मतलब उसके चश्मे के नंबर जल्दी जल्दी बदलते हैं, इसलिए वो डॉक्टर को विजिट करता है कि मेरे नंबर इतनी जल्दी बदल रहे हैं। सिक्स्थ है फेडिंग ऑफ कलर्स, कलर्स उसको थोड़े मध्यम दिखते हैं, उसको कंट्रास्ट कम हो जाता है। और सेवेंथ है उसको ज़्यादा रोशनी चाहिए पढ़ने के लिए, पढ़ने में उसको डिफ़िकल्टी होती है इसलिए ज़्यादा चमक चाहिए। तो ये मेन 7 सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से कोई पेशेंट उसको शक हो सकता है कि उसको कहीं मोतियाबिंद तो नहीं है, इसके लिए उसको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, अपना गूगल को खोल के नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, फिर है अब हम ये कब सोचे कि हमें सर्जरी, इंडिकेशन फॉर सर्जरी कब, पेशेंट को कब सर्जरी करा लेनी चाहिए, उसके 2 मेन इंडिकेशंस हैं। एक है विजुअल इम्प्रूवमेंट के लिए और उसको ग्लेयर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, चाहे उसका इमेच्योर कैटरेक्ट तो कम ही होगा, फिर भी अगर उसको जितनी रोशनी हम चश्मे के साथ दे पा रहे हैं उसको उतने मोती में अगर उसका काम नहीं चल पा रहा तो वो क्वालिटी ऑफ विजन इम्प्रूव करने के लिए कैटरेक्ट सर्जरी करा सकता है, इवन दो उसका इमेच्योर कैटरेक्ट है। या कई यंग पेशेंट्स हैं जिनको कैटरेक्ट हो रहे हैं कई कारणवश, अब उनको ड्राइविंग में बहुत प्रॉब्लम है, घर तो बैठ नहीं सकते, तो इसलिए वो ग्लेयर से बचने के लिए करते हैं। तो ये कारण हो गए इंडिकेशन। एक हुआ मेडिकल इंडिकेशन, जैसे कई पेशेंट्स हमारे हैं शुगर के मरीज़ हैं, हमें उनका पर्दा चेक करना है कि कहीं शुगर की वजह से पर्दे में तो कोई ख़राबी नहीं हो रही, पर मोतिये की वजह से हम उसका पर्दा ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए हम इमेच्योर कैटरेक्ट में भी उनको एडवाइस कर सकते हैं। और कई बार पेशेंट को अगर इमेच्योर कैटरेक्ट है और बाय चांस उसके पर्दे में खराबी होगी तो उसको महसूस नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से तो नहीं हुई है दिक्कत, उसको वो तो सोचेगा मुझे मोतिया इसलिए मुझे कम दिख रहा है। तो ऐसे केसेस में
हमें उसको एडवाइस करना चाहिए तुम कैटरेक्ट सर्जरी करा लो। और कई पेशेंट्स जो काले मोतिये के होते हैं, ग्लूकोमा पेशेंट्स होते हैं, उनमें हम क्या देखते हैं, उनका जो एंगल होता है ना वो थोड़ा नैरो होता है, तो ये कैटरेक्ट सर्जरी करने से वो एंगल उनका खुल जाता है, तो ग्लूकोमा की वजह से जो खराबी आँख में हो सकती है वो उससे वो बच जाते हैं। तो ये तो हो गए इंडिकेशंस। अब आया कि अगर पेशेंट कहता है कि मैं डिले करूं सर्जरी, तो क्या क्या खराबियां हो सकती हैं, क्या क्या नुकसान है डिले करने के। एक है लेंस इंड्यूस ग्लूकोमा, जैसे हमने आपको बताया था हाइपोमेट्रो कैटरेक्ट हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है, तो उसमें लेंस का कैप्सूल फट सकता है, जिससे उसको काले पानी का अटैक हो जाता है। फिर दर्द में चीखता चिल्लाता मरीज आता है, इमरजेंसी में एडमिट करके उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। उसके बाद कितनी रोशनी लौटेगी वो गारंटी नहीं होती है, तो वो नौबत आने नहीं देनी चाहिए। और सेकंड है, अगर पेशेंट को बहुत दिन तक नीचे कैटरेक्ट पड़ा हुआ है, तो हमारे आइज़ का क्या होता है, अगर आँख को दिखता नहीं है काफ़ी दिन तक, तो वो सोचती है भाई मुझे दिख नहीं रहा, मैं सीधा क्यों रूम में रेस्ट करने चली जाऊँ, तो महंगापन होने का डर रहता है। इसीलिए ये दो वजहों से हमें डिले नहीं करनी चाहिए सर्जरी। अब आपको सर्जरी की कुछ गाइडलाइंस मैं बताती हूँ। पेशेंट बोलता है ऑपरेशन के पहले और बाद में मैं प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो प्री ऑपरेटिव मतलब उसको जो भी उसको बीमारियाँ डायबिटीज़ की या कोई भी एटोपिक डर्मेटाइटिस वगैरह, उनको नॉर्मल होना चाहिए, थोड़ा अंडर कंट्रोल होना चाहिए, तभी वो सर्जरी करा सकता है। और जिन लोगों को ब्लड थिनर्स चल रहे होते हैं जैसे इकोस्प्रिन, उन्हें ध्यान देना है 2 days बिफोर सर्जरी एंड 2 days आफ्टर सर्जरी उनको वो बंद करनी पड़ती है। और पोस्ट ऑपरेटिव में फर्स्ट डे पेशेंट को थोड़ा लाइट फूड खाना होता है, बाकी दिन वो नॉर्मल डाइट खा सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स को ही अपना फूड हैबिट जैसे वो कंट्रोल करता था डाइट को वैसे ही करना है। 3 days तक पेशेंट को जिस आई की सर्जरी होती है उस साइड से करके नहीं लेटना है। 1 हफ्ते के बाद ही वो बाल को धो सकता है पीछे करके, आँख में पानी नहीं डालना। और ड्रॉप डालने के लिए हमेशा बैठ के ड्रॉप डालें, पलक को ऐसे करके लेट के ना डालें। और पानी और कॉटन को बॉईल करके रखें और कॉटन से बाहर से आँख को क्लीन करते हैं। 3 दिन तक तो वो गॉगल्स पहन के रखें ताकि उसका हाथ आँख पे ना चला जाए। उसके बाद घर के बाहर जाएं तभी गॉगल्स पहने, नहीं तो नहीं। एक तो हो गया ये प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, इसमें डाइट होगा। कई पेशेंट डरते हैं कहीं हमारे को पेन तो नहीं होगा, दर्द तो नहीं होगा, बट नहीं, ये पेनलेस सर्जरी है। आजकल तो हमारी एडवांसमेंट्स हो गई हैं, तो हम टॉपिकल में करते हैं, मतलब हम आई ड्रॉप से सुन कर देते हैं, आपको इंजेक्शन भी नहीं लगता है, ना बैंडेज होता है। तो ये पेनलेस सर्जरी है, इससे पेन के लिए बिल्कुल पेशेंट को नहीं डरना। अब कॉस्ट ऑफ सर्जरी कितनी कॉस्ट आती है इसमें, वो डिपेंड करता है और कौन सा टाइप ऑफ इंट्राओकुलर लेंस डलवा रहे हैं एंड कौन सी टाइप ऑफ सर्जरी करा रहे हैं। जैसे आजकल थोड़ी एडवांस सर्जरी भी आ गई, फेमटोसेकंड और फेको में भी एक MICS आ गया, तो उस पर डिपेंड करता है। अब अगला सवाल पेशेंट का होता है कि एक बार हमने लेंस डलवा लिया, उसको हम कुछ समय बाद बदल सकते हैं, हमारा लेंस खराब होगा? नहीं, लेंस कभी बदल नहीं सकते हम, पेशेंट के चाहने पे भी हम नहीं बदल सकते। एक बार लेंस डल गया वो कभी ख़राब नहीं होता है, उसकी लाइफ हमेशा की होती है। बस कभी कभी पेशेंट की झिल्ली आ जाती है, वो भी उसके लेंस में कुछ नहीं होता, उसके अपने ही वो जो कैप्सूल होता है उसमें थिकनिंग आती है, इसलिए लेंस कभी ख़राब नहीं होता। एक बार डलने के बाद हमको कभी हम उसको निकाल या चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर एक सवाल कई पेशेंट करते हैं एक साथ हम दोनों आइज ऑपरेट करा लें। नहीं, मैं नहीं एडवाइस करती, हमेशा एटलीस्ट 7 days का गैप देना चाहिए हमारे को। कभी कभी इन्फेक्शन का डर होता है, तो इसलिए 7 days एटलीस्ट गैप लें, तब तो दोनों की सर्जरीज करा सकते हैं। और वो कहते हैं कि मोतियाबिंद दोबारा हो सकता है? नहीं, मोतियाबिंद एक बार ऑपरेट करने के बाद दोबारा नहीं हो सकता, बस झिल्ली आ सकती है। फिर पेशेंट पूछते हैं हमने मोतिया, कई पेशेंट आते हैं सर्जरी के बाद कि हमने ऑपरेशन करा लिया, अब हमारे कोई और बीमारी तो नहीं आँख में होगी, या शुगर का मरीज सोचता है मैंने कैटरेक्ट सर्जरी करा लिया, अब मुझे आँख में कोई बीमारी नहीं होने वाली। ऐसा नहीं है, मोतियाबिंद एक ही आँख के पार्ट की बीमारी है, आँख के और भी हिस्से होते हैं उनकी बीमारियाँ अलग होती हैं, उसका मोतिये के इलाज से कोई मतलब नहीं होता, वो बीमारी को उसको हो सकती है। इसलिए अपनी आई को हेल्दी रखने के लिए फ्रीक्वेंटली हर 1 साल में अपने आई चेकअप कराते रहें और उससे हेल्दी रहेंगे। और एक सबसे ज़्यादा मैं एडवाइस करती हूँ, जब पेशेंट को कैटरेक्ट डायग्नोस होता है तो उसको अपना ब्लड शुगर लेवल टेस्ट कराना चाहिए और सीरम विटामिन D3, ये दोनों चीज़ चेक करानी चाहिए।
और एक छोटा सा पॉइंट मैं बताती हूँ कि हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से कैटरेक्ट होता है। जब भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा तो एक इम्बैलेंस हो जाता है बिटवीन फ्री रेडिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, इसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जमने शुरू हो जाते हैं, ये खराब हैं। फ्री रेडिकल्स कहाँ से आ जाते हैं हमारे पास? पॉल्यूशन से, अल्ट्रावायलेट रेज से, अनहेल्दी डाइट से और स्मोकिंग। तो इन चारों चीज़ों को अवॉइड करो और ध्यान रखो। और एंटीऑक्सीडेंट्स हमको बचाते हैं फ्री रेडिकल से, जो कि हमको मिलते हैं विटामिन से, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो यही मैं सब कैटरेक्ट के बारे में आपको बताना चाह रही थी। आई होप आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली हुई होगी, और अगर आपको मेरा कुछ एजुकेटिव लगा हो ये वीडियो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं मेरे पास और भी जो वीडियोज़ आएंगे वो आप तक पहुंच पाएँ। थैंक यू।